हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न। आप अगर बोर्ड परीक्षा का किसी भी पेपर को उठा के देख लेना ना, तो इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से आपको क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना। एक आध की मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन लगभग आपको पेपर मिलेंगे जिनमें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे 6 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको अभी भी अपना टारगेट जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस का ही रखना है, ताकि आप अच्छे से मेहनत कर पाओ और इसमें आपको 80 प्लस तो मिलना चाहिए अगर आप मेहनत करते हो। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो ना, तो बच्चों आपको 95 प्लस भी मिल सकते हैं। लेकिन अब अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप बच्चों इतना जो है इम्पॉसिबल है। अगर आपने पहले से हमारे साथ आप पढ़ रहे थे और मैं आपको पढ़ा रहा था सारे टॉपिक्स, तो आपके इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आप उनमें कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो ना, तब भी आप अच्छे से कर लोगे बोर्ड एग्जाम में। मैं कहता हूं बस आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और आपको हर एक क्वेश्चन का, हर एक सोल्यूशन का, हर एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, जो कुछ भी फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूं, सारे कुछ क्वेश्चंस का आपको रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन आपको बार बार करना है, प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, सारे क्वेश्चंस को दोहराना है, पढ़ना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जाते समय आपको ये ना लगे कि मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो। बस आपको टारगेट रखना है 95 प्लस का, और मैं आपको इसी टारगेट के साथ मेहनत कराने वाला हूं। क्योंकि बच्चों आपको लग रहा है कि 1-2 दिन से मैं आपके लिए वो वीडियो नहीं ला पा रहा हूं जो लाना चाहिए। क्योंकि बच्चों मेरा जो है एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे एग्जाम जैसे 1-2 दिन में खत्म होने वाले हैं, खत्म हो जाए, मेरे कॉलेज में भी एग्जाम चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको वो वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पर ड्यूटी वगैरह। ठीक है, तो लेकिन आप 2 से 3 दिन रुकिएगा, मैं आपको बस फिर पूरी आपकी तैयारी एकदम धमाकेदार होने वाली है। बस आपको लगे रहना है, एक एक टॉपिक को मैं ध्यान से समझाऊंगा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक्चुअल में अगर आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो समझिए। सबसे पहले अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले आप इसकी डिफिनेशन को समझ लीजिए। वह वैद्युत निकाय, ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए समझिए, वह वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, यहां पर एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश यहां पर है, 2 बराबर, यानी कि इस पर भी 5 कूलाम आवेश है, इस पर भी 5 कूलाम आवेश है। ठीक है, 2 बराबर है परंतु विपरीत, एक पर माइनस है, एक पर प्लस है, 2 विपरीत प्रकार के हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ठीक है, 2 विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों। इनके बीच की बच्चों जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बहुत कम होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होना चाहिए, बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बस समझ में आ गया। यही आप अगर बोर्ड एग्जाम में भी चित्र बना देते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए। आपको जिन भी शब्द के नीचे अंडरलाइन लग रही है, इन शब्दों को ध्यान से समझिए। परिभाषा भी लिखना है और मात्रक भी लिखना है। ये जब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में बच्चों? 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कि किसमें? वैद्युत क्षेत्र जो होगा उसमें स्थित किसी क्षेत्रफल से, कोई भी क्षेत्रफल, उससे किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में, किस दिशा में? अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर बात आती है सर इसका मात्रक क्या होगा। तो बच्चों अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो बच्चों इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर वोल्ट मीटर भी होता है। अगर न्यूटन मीटर N4 न्यूटन होता है, M4 मीटर कूलम हो गया प्रति कूलम, वोल्ट मीटर हो जाता है। ठीक है, आपको एक याद रखना है, क्योंकि दोनों कभी कभी बोर्ड एग्जाम में हो सकता है ये वाला ऑप्शन में दे दे, ये वाला ना दे, लेकिन जब आपसे पूछता है लिखो, तब आप कोई भी एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक फोटॉन को दूसरे फोटॉन की ओर, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर जाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि बढ़ती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना है। देखिए बच्चों, दोनों फोटॉन है, आपको पता है प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है सर, लेकिन मैंने आपको बताया है, अगर जो देखिए
अगर हमारे पास एक चार्ज जो है निगेटिव है और एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो वहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन एक अगर पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो वहां पर क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, ये आपको पता है। तो यहां पर क्या होता है, आप जब चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक साथ मिलाते हैं तो कुछ क्या होता है, चुंबक नहीं चिपकती है। लेकिन जब आप विपरीत ध्रुवों को मिलाते हैं तो चिपक जाती है ना। तो क्या होता है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर, एक प्रोटॉन है उसको दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की वैद्युत जो स्थितिज ऊर्जा होने की, ठहरने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगर क्या होता है, यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है तो एकदम धड़ाम से फिड़म चिरक, ठीक है, समझ रहे होगे आप। अगला बच्चों, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। देखिए, आवेशित कण होगा कोई, उसका अनुगमन वेग होना चाहिए, ठीक है, और धारा घनत्व होता है, उसमें क्या संबंध होता है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में बताना। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, धारा घनत्व जो होता है उसको हम I यानी कि एरिया अपन वो आई जो होती है धारा होती है अपॉन एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बराबर होता है धारा घनत्व, ठीक है सर। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जो इसमें एम्पियर धारा होती है वो NeAVD के बराबर होती है। किसके, I एक सूत्र होता है NeAVD। NeAVD कहां से आया, मैंने आपको सिद्ध कराया है, ठीक है, तो वहां से आपको देख लेना है। NeAVD आपको वहां पर मतलब नहीं, आपको कहां से आया सिर्फ याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन जब आएगा तो आपके 1 या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। हमें पता हो गया कि I होगा NeAVD, ठीक है सर, मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसी समीकरण में I का मान रख देना है। हमने क्या किया, J जहां पर I था उसके स्थान पर A वाला पूरा मान रख दिया उठा के, और A से A को कर दिया कैंसिल। अब हमारे पास क्या होता है, J NeVD बचा। अब हमें पता है कि BD क्या है, क्योंकि हमसे यहाँ पर अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध पूछ रहा था। J तो हो गया धारा घनत्व, और अनुगमन वेग जो होगा VD हो गया। जो BD जो है एक अनुगमन वेग है, आपको समझ में आएगा। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो संबंध आता है J NeVD, और हो सकता है आपको ऑप्शनल में भी मिल जाए, और हो सकता है आपको सिद्ध करने के लिए भी आ जाए। मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल में भी आप याद रखिए, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ऐसा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। यानी किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, ठीक है, मैंने आपको दोनों नियम भी पढ़ा है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन शॉर्टकट में पूछ लिया जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है और दूसरा नियम होता है, एक किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो और कभी कभी पूछ लेता है किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा है, किरचॉफ का दूसरा नियम कौन सा, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, किरचॉफ का जो प्रथम तथा दूसरा नियम होता है क्रमशः आवेश के संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के पर आधारित होता है। तो आपको यहां पर क्या होगा, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा पहले तो आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको सिर्फ लिख दिया डेफिनेशन की भाषा में, मैं यहां पर समझा रहा हूं। देखिए, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। लेकिन जो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, लेकिन ये नियम कौन सा है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये संधि का नियम है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर भी आधारित है, और किरचॉफ का अगर जो प्रथम नियम है उसे हम संधि का नियम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बच्चों, दूसरा नियम होता है जो बच्चों ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। लेकिन ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित चलो ठीक है, लेकिन ये नियम दूसरा है कौन सा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, बंद पास का जो नियम है वो किरचॉफ का दूसरा नियम है। समझ में आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चुंबकीय आमोत्तर को की परिभाषा लिखिए, या चुंबकीय आमोत्तर को परिभाषित कीजिए, या चुंबकीय आमोत्तर पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बच्चों जो चुंबकीय आमोत्तर होता है, तो क्या होता है, चुंबकीय आमोत्तर में अगर आप किसी भी स्थान पर जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, गुरुत्व केंद्र से ग्रेविटेशन जो सेंटर होता है वहां से अगर आप किसी भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक, आप वहां से क्या होते हैं, कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक अगर आपने चुंबक लटका दी तो उस चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही चुंबकीय आमोत्तर कहते हैं। समझिएगा, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से आपने क्या किया, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से एक स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक लटका दी, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के चुंबकीय अक्ष, उसका जो चुंबक का अक्ष होगा उससे गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही चुंबकीय आमोत्तर कहते हैं। समझ में आया। तो बच्चों ये थे टॉप 6 जो टॉपिक मैंने आपको बता दिया, 6 क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लेना, रिवीजन कर लेना, और इस सारे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टीचर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे टारगेट को लेने में, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी सब्जेक्ट का, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।